आईएमएफ ने अपना कॉइन लॉन्च कर दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईएमएफ है क्या? और ये कॉइन बिटकॉइन को टक्कर देने के लिए बनाया गया है या फिर ब्रिक्स कंट्रीज जो कि अपनी एक करेंसी लॉन्च करने का सोच रहे हैं, उनसे डरकर आईएमएफ ये इनिशिएटिव लेने पर मजबूर हुआ है? देखिए, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन इस पर मेरी रिसर्च क्या कहती है वो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर अगले कुछ मिनट के अंदर जो है वो शेयर करने वाला हूं। वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली दोस्तों अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तब भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है, अच्छा होने वाला है। अगर आप सिर्फ फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं तो भी आपके लिए अच्छा होने वाला है। अगर आप सिर्फ नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहां से आपको इसी तरह की और वीडियोस भी मिलती हैं। 2008 और 9 के बाद से लेकर आज तक बिटकॉइन एक ऐसी बला बन चुकी है जिसने पूरी दुनिया की जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनको भी डरा दिया है। और उसका एक एग्जांपल अभी हमारे सामने आया है अप्रैल के अंदर के, जब आईएमएफ ने कहा है कि हम अपना कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं, जिसका नाम है यूनिकॉइन। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट में मुझे कहा था कि एजाज भाई इस पर अपना ओपिनियन जरूर दें। तो दोस्तों अच्छी खासी रिसर्च के बाद जो है वो मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूं। यूनिकॉइन के बारे में यहां पर हर चीज हम जानेंगे। पहली बात यह है कि यूनिकॉइन को समझने के लिए जरूरी है कि आप क्रिप्टो को समझते हो या कम से कम बिटकॉइन को जरूर समझते हो। बहुत कम लोग बिटकॉइन को समझते हैं या क्रिप्टो करेंसीज को समझते हैं। मैं अपनी सेवरल वीडियोस के अंदर आपके साथ ये चीज शेयर कर चुका हूं पहले ही कि अभी कुछ % लोग ही क्रिप्टो करेंसी को यूज कर रहे हैं या फिर ब्लॉकचेन को समझते हैं, इवन वॉलेट्स को समझते हैं या एक्सचेंजेस को समझते हैं या ट्रांजेक्शन्स को समझते हैं। आईएमएफ कितना समझता है ये तो मतलब आगे चलकर हम बात करेंगे। फिलहाल ये है कि हम समझते हैं बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जो उसको पॉपुलर भी बना रही है और यूनिक भी बनाती है और लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करने के काबिल भी बनाती है। पहली बात तो यह है कि दोस्तों ओपन लेजर है, मतलब ये कि आप उसकी ट्रांजैक्शन जाकर चेक कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उसको कोई भी अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर रही। डॉलर अमेरिका जो है वो यूज़ कर रहा है या उसको कंट्रोल कर रहा है, उसकी स्टेट बैंक जो है वो उसको कंट्रोल कर रही है। इस तरह से इंडियन करेंसी को इंडियन जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कर रही है। इस तरह से पाकिस्तानी करेंसी को पाकिस्तानी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। उनकी मर्जी है, जितने नोट चाहें वो छाप दें, मतलब कम छापें, ज़्यादा छापें, मर्जी है। तो उसी हिसाब से इनकी प्राइसेस जो है वो अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वही करेंसी होती है जिनकी तारें किसी और के हाथ में होती हैं, लेकिन बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं है। फ्लक्चुएशंस की बात एक अलग चीज़ है, लेकिन बिटकॉइन बिल्कुल अनकंट्रोलेबल है। कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई कंट्री उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई कंपनी उसको कंट्रोल नहीं कर रही, कोई भी इंडिविजुअल उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। यह चीज़ बिटकॉइन को बिल्कुल अलग और ट्रस्टेबल बनाती है। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा लोग जो है वो मतलब क्रिप्टो इन्वेस्टर वो बिटकॉइन पर ट्रस्ट करते हैं। बिटकॉइन की एक और अच्छी चीज यह है कि वो आपको मतलब एक ऐसी सहूलत देती है कि आप इंडिया के अंदर बैठे हो, पाकिस्तान के अंदर बैठे हो या फिलीपीन के अंदर बैठे हो या यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बैठे हुए हो, आप कहीं से भी उसकी ट्रांजैक्शन कहीं पर भी कर सकते हैं। जस्ट आपके पास अपना वॉलेट होना चाहिए और जहां पर आपको सेंड करने उसकी एड्रेस आपके पास होनी चाहिए। और फीस जो वहां पर लगती है वो किसी भी कंपनी के पास नहीं जा रही। जो माइनर्स हैं उनके पास वहां पर जो फीस में मतलब कटती है बिटकॉइन लगती है, जो फीस लगती है वो भी माइनर्स में डिवाइड हो जाती है। तो उसका जो बेनिफिट है वो किसी एक कंपनी, किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक कंट्री के पास नहीं जाता। ये बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब ये भी निकलता है कि जो माइनर्स हैं, जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जो होल्डर्स हैं, जो रिसीवर हैं, जो सेंडर हैं, एक्चुअली बिटकॉइन के पूरे सिस्टम को वही चला रहे हैं और चला रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ब्लॉकचेन जो कि सतोशी ने 2008 के अंदर बनाई और अपना एक थीसिस दिया। इस वक्त वही बिटकॉइन दोस्तों थ्रेट बन चुकी है आईएमएफ के लिए, यूएस के लिए, चाइना के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं, किसी एक कंट्री के लिए नहीं, पूरी दुनिया के कंट्रीज के लिए नहीं, लेकिन इस फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, जो फाइनेंस सिस्टम मतलब इनके हाथों में होता है, ये कंट्रोल कर रहे होते हैं, इनकी मर्जी होती है कि वो जो चाहें करें। स्पेशली आप अगर यहां पर यूएस को ले लें तो यूएस अपने डॉलर के सिस्टम के जरिए पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। अब यही चीज़ अमेरिका को या खुद आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के लिए ज़्यादा थ्रेट बन चुकी है कि अगर बिटकॉइन इस तरह से रिप्लेस करता है
आपने मतलब रिसेंटली देखा होगा कि डिफरेंट कंट्रीज जो उन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर भी करार दिया। मतलब ये कि उन्होंने अपने मुल्क के अंदर बिटकॉइन को जैसे उनकी अपनी करेंसी हो इस तरह यूज़ करने की इजाज़त दे दी। अगर ये एक ट्रेंड चलता है जैसा एल सल्वाडोर ने किया था, ट्रेंड चलता है, तो आईएमएफ को ये खदशा, ये डर है कि अगर बाकी कंट्रीज भी इस तरह करते हैं, स्पेशली वो कंट्रीज जो कि डेवलपिंग हैं, वो यहां पर एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और चुंगल से निकल सकते हैं, जो चुंगल आईएमएफ ने बड़े वक्त से बनाया हुआ है गरीब कंट्रीज को गरीब रखने के लिए। 2008-9 में तो बिल्कुल ही सीरियस नहीं लिया गया, लेकिन उसके बाद से लेकर मतलब 2023 तक दोस्तों यही आईएमएफ, यही वर्ल्ड बैंक और बड़ी बड़ी कंपनीज इंक्लूडिंग अमेरिकन गवर्नमेंट ये कहते हुए आए हैं कि क्रिप्टो इज नथिंग बट अ गैम्बलिंग। इवन बिटकॉइन के लिए भी वो मतलब ऐसा ही कहते हुए आए हैं कि ये एक गैम्बलिंग है, जहां पर आप सट्टा करते हैं, पैसे लगाते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं और कुछ लोग लॉस करते हैं और इस तरह से सिस्टम चलता रहता है। क्रिप्टो करेंसी इज नथिंग। गैरी गेंसलर ने रिसेंटली जो वहां पर हेयरिंग हुई थी उसके अंदर भी कहा था कि मतलब ये जो बाकी क्रिप्टोज हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, जस्ट गैम्बलिंग होती रहती है और ये क्रिप्टो या ब्लॉकचेन की जो इनोवेशन है ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। आज के दौर का बड़ा मसला एआई है। लेकिन यहां पर हमें ये जरूर पता चला है इस डिसीजन के बाद, जब आईएमएफ ने कहा है कि हम अपना कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, तो एक रिजल्ट हमारे सामने जरूर निकल कर आया है कि इन्होंने हजार अपनी कोशिशें की इस चीज को रोकने के लिए कि लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स ना करें, कंपनीज ना करें, इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं वो बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर या बाकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, प्रॉफिट्स भी बना रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर रहे हैं। डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो इसको यूज भी कर रही हैं पेमेंट मेथड के तौर पर। तो ये सारी चीजें मिलकर जो है वो बिटकॉइन को या क्रिप्टो वर्ल्ड को बड़ा स्ट्रांग डे बाय डे बनाती जा रही हैं। जैसे मैंने कहा पहले, उन्होंने कोशिश की है कि ऐसा ना होना चाहिए, मतलब आप यहां पर इन्वेस्टमेंट्स ना करें या लोग इसको यूज ना करें, लेकिन लोग करते जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अब इन्होंने एक सोल्यूशन निकाला है, और सोल्यूशन क्या निकाला है अब आप अपनी स्क्रीन पर जरा देख लें, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। आईएमएफ ने दोस्तों साइलेंटली मतलब एक काम किया है। ये न्यूज 20 अप्रैल 2023 को निकलकर सामने आई। ये वेबसाइट आप अपनी स्क्रीन पर जरा देख लें। इन्होंने ये बनाया है एक इंस्टीट्यूशन, मतलब एक अलग से इदारा बना दिया है जिसका नाम इन्होंने रखा है DCMA। इसकी फुल फॉर्म अब आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, डिजिटल करेंसी मॉनिटरिंग अथॉरिटी। इसके नाम से इन्होंने एक अलग से इदारा बनाया है, आईएमएफ ने ही बनवाया है। इसके साथ पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जो हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन सेंट्रल बैंक हो या पाकिस्तानी सेंट्रल बैंक हो, ईरानियन हो, शायद मतलब कौन कौन से हैं, लेकिन कंट्रीज इसके साथ मिले हुए हैं, मिलकर इन्होंने बनाया। वो इनकी साइट से पता चलता है, वहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं। बहरहाल इन्होंने ये एक नया इदारा बनाया और वहां से इन्होंने क्या किया है कि एक न्यू करेंसी लॉन्च कर दी है जिसका नाम इन्होंने रखा है यूनिकॉइन। यहां पर टॉप पर आपको क्या मिलता है ये आप देख सकते हैं, क्रिप्टो 2.0। मतलब ये कि ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन का जो क्रिप्टो है वो फर्स्ट वर्जन था, ठीक है, ये सेकंड वर्जन हम उससे अपडेटेड ली यहां पर आ रहे हैं। तो इसका हालांकि कोई भी कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है। अब इससे पहले इन्होंने एक कोशिश की और वो मतलब था CBDC। इंडिया ने कहा कि हम बनाएंगे, अमेरिका ने कहा कि हम बनाएंगे, चाइना ने कहा कि हम बनाएंगे, मतलब चाइना में तो लॉन्च भी हो चुका है, ठीक है। डिफरेंट और कंट्रीज, पाकिस्तान भी ऐसा कर रहा है कि 2025 के तक जो है वो हम लॉन्च कर देंगे अपना CBDC। लेकिन CBDC का प्रॉब्लम ये है कि लोग समझते हैं कि CBDC तो जस्ट वो मतलब उसी कंट्री की एक करेंसी होगी जो कि डिजिटल फॉर्म में हमें मिल रही होगी, तो उसमें आप ट्रेड किस तरह करेंगे, उसमें से आप प्रॉफिट्स किस तरह बनाएंगे। ये तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसा हो सकता है पॉसिबली, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग कोई ईजी काम तो होता नहीं है, आप इस तरह से कर नहीं सकते। तो CBDC का जो इनका एक तरीका था वो मेरा ख्याल है फ्लॉप हुआ। तो उसके बाद क्योंकि बिटकॉइन इंटरनेशनल एक चीज बन चुकी है, तो इन्होंने एक न्यू फार्मूला यहां पर लाया है और ये कह रहे हैं कि हम एक इंटरनेशनल करेंसी लेकर आ रहे हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग क्रिप्टो 2.0, अ ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल फाइनेंस सर्विस नेटवर्क फॉर सेंट्रल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब इसके अंदर क्या है, ये सिर्फ CBDC के तौर पर या एक डॉलर के तौर पर इसको यूज नहीं करना चाह रहे। व्हाट दे आर ऑफरिंग, ये कह रहे हैं कि ये हम डिफरेंट एक्सचेंजेस पर भी लाएंगे। आप इसके अंदर ट्रेड भी कर सकते हैं, आप इसको स्टोर ऑफ वैल्यू भी बना सकते हैं, जिस तरह से बिटकॉइन को बनाते हैं। मतलब बिटकॉइन को लेकर आप अपने पास रखते हैं और सोचते हैं कि भैया 10 साल के बाद इसका प्राइस जो वो इतना चला जाएगा तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। यहां पर भी ये कह रहे हैं कि हम आपके लिए ये चीज यहां पर ऑफर करते हैं, आप इसको स्टोर ऑफ वैल्यू भी बना सकते हैं लाइक गोल्ड।
तो ये चीज़ें कैसे होंगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये वारदात मतलब एक चोरी, एक डाका कहा जा सकता है डिजिटल या फिर क्रिप्टो की दुनिया के अंदर, जो कि वंस अगेन आईएमएफ ने यहां पर मारने की कोशिश की है। मेरा ख्याल है कि अगर ये सारी चीज़ें होती हो तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियल होगा वो यूएसए होगा। ठीक है, ये चीज जहन में रखिएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है कि बाकी कंट्रीज भी इस चीज से फायदा उठा सकते हैं। मतलब अगर कंट्रीज को फायदा होता है तो हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो चीज, जो थीसिस, जो कॉन्सेप्ट लेकर क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन मार्केट के अंदर आई थी और फाइनेंस के सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की गई थी, उसको वंस अगेन ये अपनी ग्रिप में लाकर जो वो जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इससे हमको मतलब बचना चाहिए, अगर हम नहीं भी बच सकते क्योंकि ये पूरी दुनिया एक साथ मिल गई है, तो मेरे तजुर्बे के हिसाब से ये इतना कामयाब होंगे नहीं यहां पर। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ये आपको ऑफर कर रहे हैं आप देख सकते हैं। स्टेक्ड प्रूफ ऑफ ट्रस्ट, मतलब ये इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट क्रिप्टोग्राफिक कैश फॉर रिटेल सीबीडीसीज, पीयर टू पीयर क्रिप्टोग्राफिक कैश फॉर होलसेल सीबीडीसीज, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर ये ऑफर कर रहे हैं। इवन आपको इनकी वेबसाइट पर इनका जो सिंबल है वो भी मिल जाता है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल जैसे बाकी कॉइन्स का हम बनाते हैं या मतलब देखते हैं उसी तरह का बना हुआ है। ये है यूनिकॉइन का लोगो, ये आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर कंट्रीज़ के फ्लैग्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये सारे कंट्रीज़ मिलकर इसमें शामिल हुए हैं, ये इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इनका कहना ये है अकॉर्डिंग टू देम कि ये जल्द ही बिटकॉइन को क्रॉस करेंगे कि और ये राउंड अबाउट कोई $30 ट्रिलियन की मार्केट यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ से क्या मतलब निकलता है, वाई दे आर डूइंग लाइक दिस? ये कोई जैसे कोई कमर्शियल काम इन्होंने किया हो क्या? कोई गवर्नमेंट इदारा भी ऐसे करता है या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, वो भी कुछ इस तरह की वेबसाइट्स और इस तरह की ऑफरिंग्स जो है वो कर सकती हैं कि $30 ट्रिलियन की मार्केट बनेगी, ये होगा वो होगा। और एक बिटकॉइन जैसी चीज़, मतलब जो कि बिल्कुल एक प्राइवेट सी चीज़ समझ लें या फिर डिसेंट्रलाइज सी चीज़ समझ लें, उसके अगेंस्ट बैठकर उस पर आर्टिकल लिखना और कहना कि हम इससे कॉम्पीट करेंगे और इससे 2 हाथ आगे जाने वाले हैं, ये इनको ज़रूरत यहाँ पर पड़ गई है। अब इसका एग्जाम्पल आपके सामने है, आप यहां पर देखें। नॉट बिटकॉइन हेयर्स वेयर द नेक्स्ट 30 ट्रिलियन इन क्रिप्टो कुड गो टू अकॉर्डिंग टू बोफा एनालिस्ट। मतलब ये एक एनालिस्ट है, वो कह रहे हैं कि ये जो मार्केट है इसकी, ये $30 ट्रिलियन तक जा सकती है और इसको इनकी वेबसाइट पर जगह दी गई है इस आर्टिकल को। अल्टीमेटली मेरे बारे में अगर कहीं पर अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ होगा तो मैं उसको जगह दूंगा, लेकिन वो तो मैं हूं ना, मैं आईएमएफ तो हूं नहीं। लेकिन ये आईएमएफ ऐसा करने पर मजबूर हुआ है और यहाँ पर देखें किस तरह से आर्टिकल इन्होंने छपवाए हैं और यहाँ पर मतलब उसको डिस्प्ले भी किया है। यूनिवर्सल मॉनेटरी यूनिट, अ यूनिकॉइन नेटवर्क इज पावर्ड बाय यूनिवर्सल मॉनेटरी यूनिट UMA का यूनियन। यूनिवर्सल मॉनेटरी यूनिट इज एन इनोवेशन इन स्टोर ऑफ वैल्यू क्रिप्टोग्राफिक कैश। इट इज कंस्टिट्यूट डिमांड मनी कमोडिटी लेवरेजिंग मॉनेटरी पॉलिसी इज मिनिमाइज हाई वॉलेटिलिटी एंड इंश्योर कंटिन्यूस मार्केट डिमांड। मतलब ये कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ऑफर कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यहाँ पर दोस्तों इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको ज़रूर चीज़ें समझ में आएंगी। अब एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना बहुत ज़रूरी है, वो क्या है कि क्या ये सिर्फ बिटकॉइन को या क्रिप्टो की दुनिया को फेस करने के लिए ये चीज़ बनाई गई है या फिर ब्रिक्स कंट्रीज़ भी एक बहुत बड़ा थ्रेट बनते जा रहे हैं या ब्रिक्स एज एन इंस्टीट्यूशन, मतलब वो खुद में एक इदारा बनता जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हम अपनी करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपनी करेंसी डॉलर से बिल्कुल अलग से बनाएंगे और उसके बैकअप में हम उतना गोल्ड रखेंगे, जितना गोल्ड होगा उतने ही हम पैसे छापेंगे, उससे ज़्यादा नहीं छापेंगे, ना ही कम छापेंगे। ये एक वक्त में उसूल और कानून राइज था जो कि 70s में शायद अमेरिका ने ख़त्म करवाया पूरी दुनिया से और डॉलराइजेशन जो है वो पैदा हो गई। अब डी डॉलराइजेशन के पीछे पड़े हुए हैं बहुत सारे कंट्रीज़, उसमें इंडिया, चाइना और डिफरेंट और कंट्रीज़ शामिल हैं, जिसको हम ब्रिक्स भी कहते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनकर हमारे सामने आया है। तो ये जो कुछ किया जा रहा है, DCA में जो कुछ कर रहा है, ये जो यूनिकॉइन बनाया जा रहा है, क्या ये उनको फेस करने के लिए है? तो मेरा ख्याल है कि ये एक तीर से 2 शिकार यहां पर किए जा रहे हैं। अब इससे पहले यही IMF क्या कहता रहा है और क्यों अभी ये मजबूर हुआ है, ये चीज़ समझने के लिए यहां पर आप देखें, ये मतलब 2021 की जुलाई का आर्टिकल है जो कि फॉर्च्यून पर लगा और मैं मतलब वहां से आपको इसकी जस्ट हेडलाइन दे रहा हूं। द IMF वार्न्स क्रिप्टो करेंसी इज नॉट सुटेबल एज लीगल टेंडर।
ये तो जब लीगल टेंडर हुआ था तब की बात है, लेकिन इससे पहले बहुत दफ़ा वार्न किया गया है कि आप क्रिप्टो करेंसी में इवन इन्वेस्टमेंट्स भी ना करें, आप इसको यूज़ भी ना करें। ये गैम्बलिंग है, यहाँ पर मैनिपुलेशन होती है, नो डाउट होती है मैनिपुलेशन, तो स्टॉक्स के अंदर भी होती है, बैंक्स के अंदर भी होती हैं। आप मतलब कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं वो छोटी छोटी मछलियों को हमेशा खाती हैं। ये कानून तो अभी तक चल रहा है। ये कानून तो तब ख़त्म हो सकता है जब हम कोई अल्टरनेट सिस्टम लेकर आएँ, लाइक सोशलिज्म आ जाए, कम्युनिज्म आ जाए, इस तरह की कोई चीज़ आ जाए। अदरवाइज जब तक ये कैपिटलिज्म चलता रहेगा तो ये सारी चीज़ें हम फेस यहाँ पर करते रहेंगे। तो इससे तो जान छूटने वाली अभी नहीं है, कम से कम इस सिस्टम के अंदर नहीं छूटेगी। तो आईएमएफ ये ऐसा क्यों कहता है? आईएमएफ एक्चुअली कहता था कि भैया इससे हम जान छुड़ा लेंगे, शायद कहने से हो जाए, लेकिन जान तो नहीं छूट रही। अब आगे जाकर क्या करना है, तो इन्होंने फेस करने के लिए एक पैरेलल सिस्टम लाने की कोशिश यहां पर की है कि यहां पर अगर बिटकॉइन चल रहा है तो हम बिटकॉइन को टक्कर देने वाली एक और चीज सामने लेकर आएं और इन्वेस्टर्स को कहें कि यहां पर भी आप पैसे लगाएं। अब इस तरीके से बिटकॉइन के अंदर से जो इन्वेस्टमेंट है वो कम की जा सकती है, या पॉपुलैरिटी जो है वो कम की जा सकती है। ये कितनी होती है ये वक्त बताएगा, ठीक है। मैं मतलब अपना ओपिनियन आगे चलकर आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन ये चीज़ ज़रूर होगी कि वक्त पर ही हमें चीज़ें पता चलेगी। अच्छा, अब मेरा अपना ख्याल तो ये है कि सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, लेकिन इथेरियम भी एक ऐसी बहुत बड़ी बला बन चुकी है। नो डाउट कि वो फुली डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, एक कंपनी उसको होल्ड करती है, उसमें चेंजिंग्स भी कर सकती है, वो सारी चीज़ें वो वहाँ पर हम होते हुए देखते हैं। लेकिन क्रिप्टो वर्ल्ड जितनी बड़ी हो चुकी है और उसमें इथेरियम का जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है वो इतना बड़ा है कि उसको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। अब इसको फेस करने के लिए ये मतलब अपना एक सिस्टम लेकर आए हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ से जो नुकसान होगा वो सिर्फ बीटीसी या इथेरियम या क्रिप्टो वर्ल्ड को हो सकता है। मेरा ख्याल तो है कि इनको तो कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि लोग डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हमें चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड हमें एक्सचेंजेस चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजेक्शंस हमें चाहिए। लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली अथॉरिटी इनके पास होगी, ये हमारे पैसों का कुछ भी कर सकते हैं, वो उसका डिफरेंट यूजेज कर सकते हैं, कभी भी मतलब रोक भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमें एक्चुअली इसी चीज से तो बचना है, इसीलिए तो क्रिप्टो करेंसी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कि ब्रिक्स को ये किस तरह से फेस कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि हर चीज की एक एज होती है, उसके बाद एक्सपायरी भी जो है वो शुरू हो जाती है। आईएमएफ हो, अमेरिका हो या वर्ल्ड बैंक हो, इनकी एक एक्सपायरी जो है वो मेरा ख्याल है कि शुरू हो चुकी है, या ये कह लें कि नजदीक आ चुकी है। ब्रिक्स कंट्रीज कंट्रोल करने जा रहे हैं दुनिया को, आल्दो कि ये अगले 6 महीने में नहीं होने वाला, इसमें एक टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये अपना कंट्रोल इस दुनिया पर करने की पोजीशन में अब आ चुके हैं। उसका बहुत बड़ा जो रीज़न है वो उनकी ट्रेड है, उनकी पॉपुलेशन है और उनकी प्रोग्रेस है, ठीक है। वो सारा कुछ करते जा रहे हैं, उसके पीछे जो जो तरीके वो शुरू में अप्लाई करेंगे अल्टीमेटली वो ट्रांसपेरेंट भी होंगे, अच्छे भी होंगे, ताकि लोगों को अच्छे लगें, ठीक है। अपने अपने कंट्रीज़ की जो अवाम है उनको अच्छे लगें। आगे जाकर वो भी खुद यूएस वाली पॉलिसीज़ अपनाएं तो ये एक अलग बात होगी। लेकिन ये जो थ्रेट इन्होंने बनाया है यहाँ पर, ये ब्रिक्स को रोक सकेगा? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भी नहीं रोक सकेगा। ब्रिक्स की जो तरक्की या प्रोग्रेस जो है या उनके आपस में मिलने का जो रीज़न है वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है। दे आर ऑल्सो अगेंस्ट द क्रिप्टो करेंसी, बट मेरा ख्याल है कि अगर ये इस तरह से चीज़ें ये करते रहेंगे तो हमें ऐसा कभी कभार दिखता भी है, चाइना की तरफ से कभी इशारा, यूएई से भी ऐसी चीज़ें आती हैं, फ्रांस से भी आती हैं, फिर हम देखते हैं कि इंडिया से भी कभी कभार इस तरह की चीज़ें आती हैं। और जितनी इनोवेशन इन कंट्रीज़ के अंदर हो रही है तो ऐसा ज़रूर लगता है कि शायद ये जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली एशियन कंट्रीज़, ये आने वाले वक्त में क्रिप्टो फ्रेंडली हो जाए। अगर ये क्रिप्टो फ्रेंडली होते हैं तो ये मिलकर, ब्रिक्स और बिटकॉइन मिलकर अमेरिकन डॉलर की गर्दन दबोचेंगे। आई होप दोस्तों जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर की है, जितनी भी बातें की हैं, वो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो सॉरी, इसको जो है वो कुछ बातें ही ऐसी थी और इन्फॉर्मेशन ही ऐसी थी कि मुझे मतलब मैं शॉर्ट नहीं कर सकता था, ठीक है। पसंद ज़रूर आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।